आज एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जब भारत को बचाने के लिए खड़े हुए उसके शेर बप्पा रावल और पृथ्वीराज चौहान। बात बहुत पुरानी है। उस समय अरबों की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। उन्होंने एक साथ दो दिशाओं में हमला किया। एक हमला भारत की तरफ और एक हमला यूरोप की तरफ। अब यूरोप पे सवाल उठा कि अरबों को कौन रोकेगा, तो वहां फ्रांस का एक सेनापति सामने आया जिसका नाम था चार्ल्स मार्टेल। उसने अरबों की सेना को यूरोप में हरा दिया और वहीं रोक दिया। अगर चार्ल्स मार्टेल नहीं होता तो शायद आज का यूरोप वैसा नहीं होता जैसा कि हम और आप जानते हैं। अब ठीक उसी समय भारत में भी अरबों का हमला हो रहा था। भारत में अरबों को रोकने वाला कोई साधारण आदमी तो नहीं था, और वो था मेवाड़ का राजा बापा रावल। बापा रावल का असली नाम था कालभोज। इसलिए लोग कहते हैं कि जैसे यूरोप का रक्षक चार्ल्स मार्टेल था, वैसे ही भारत का रक्षक बापा रावल था। बापा रावल ने अकेले युद्ध नहीं किया, उन्होंने अपने आसपास के राजाओं को एक साथ जोड़ा। गुजरात की तरफ के राजा, राजस्थान की तरफ के राजा और सबको बुला लिया और एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। इसी वजह से उन्हें राजगुरु कहा गया, यानी बाकी राजा उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ रहे थे। बापा रावल ने अरबों की सेना को भारत से बाहर खदेड़ दिया और यही नहीं रुके, वो अरबों को हराते हराते गजनी तक पहुंच गए। गजनी उस समय अरबों का सबसे बड़ा अड्डा हुआ करता था और आज ये जगह अफगानिस्तान में है। गजनी में उस समय एक राजा था जिसका नाम था सलीम। बापा रावल ने सलीम को हटा दिया और अपने भांजे को गजनी का राजा बना दिया। यानी कि साफ साफ कहें तो बापा रावल ने गजनी जीत लिया था। जब बापा रावल की सेना गजनी की तरफ जा रही थी तो आज के पाकिस्तान के इलाके में उनकी सेना कुछ दिनों तक रुकी रही। पंजाबी भाषा में गांव को पिंड कहते हैं, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि ये वही पिंड है जहां रावल की सेना रुकी थी, तो नाम पड़ गया रावल द पिंड। धीरे धीरे बोलते बोलते यही नाम रावलपिंडी कहलाया। इसीलिए पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नाम बापा रावल की सेना के शिविर की वजह से पड़ा था। तो बापा रावल ने चारों दिशाओं में जीत हासिल की थी, इसीलिए उन्हें चक्रवर्ती भी कहा गया, जिसे राजस्थानी में चकवे भी कहते हैं। ये आपके जीके को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाली है कहानी। उनकी उपाधियां थी हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं तराइन के युद्ध की तरफ। यहाँ आमना सामना होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी को बुरी तरह हरा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में गौरी को पकड़ लिया गया और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लाया गया। दरबार में लोग पूछते हैं कि कौन है ये, तो जवाब मिलता है कि साहब ये गौरी है, भाग रहा था इसलिए पकड़ लाए हैं। वहां गौरी रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैं आपकी गाय हूँ, अब कभी भारत की तरफ आंख उठाकर तो नहीं देखूंगा। पृथ्वीराज के मंत्री कहते हैं कि इसे मार दो या कम से कम जेल में डालकर रखो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान क्या कहते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति ये सिखाती है कि अगर दुश्मन माफी मांग लेना तो उस पर वार नहीं किया जाता, इसलिए गौरी को छोड़ दिया जाता है। और यही सबसे बड़ी भूल साबित होती है। गौरी भागता नहीं है, वहीं आसपास बैठ जाता है और बहाना बनाता है कि गजनी का राजा उसका बड़ा भाई है और अगर वो वापस गया तो भाई उसे मार देगा, इसलिए कुछ दिन यहीं रुकने की इजाजत उसे दे दी जाए। पृथ्वीराज चौहान मान जाते हैं। बाद में मौका पाकर गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लेता है और उन्हें गजनी ले जाता है। वहां पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल दी जाती हैं और उन्हें अंधा करके जेल में डाल दिया जाता है। पृथ्वीराज जी के मित्र चंद्रबदाई भी गजनी पहुंच जाते हैं। चंद्रबदाई गौरी से कहते हैं कि भले ही तुमने हमारे राजा की आंखें निकाल ली हो, लेकिन हमारा राजा बिना आंखों के भी तीर चला सकता है। ये सुनकर गौरी हंसता है और कहता है कि कैसे हो सकता है। चंद्रबदाई बताते हैं कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं, यानी आवाज के आधार पर निशाना लगाना जानते हैं। अगले दिन एक मंच बनाया जाता है, एक घंटी बांधी जाती है और पृथ्वीराज को कहा जाता है कि घंटी की आवाज पर तीर चलाना है। पृथ्वीराज कहते हैं कि मुझे दूरी बता दो बस। तब चंद्रबदाई बोलते हैं 4 बांस 24 गज 8 आंगुल, मत चूक चौहान। पृथ्वीराज चौहान तीर चलाते हैं और तीर सीधे जाकर गौरी को लगता है और उसका अंत हो जाता है। चलिए अब कहानी को ले जाते हैं सिकंदर की तरफ। यूरोप के मेसिडोनिया नाम के देश से एक आदमी निकलता है जिसका नाम अलेक्जेंडर था, जिसे हम हिंदी में सिकंदर भी कहते हैं। उसका सपना था पूरी दुनिया जीतना। उस समय लोग सिर्फ 3 महाद्वीप जानते थे, एशिया, यूरोप और अफ्रीका।
सिकंदर जीतता हुआ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया पार करता हुआ भारत की तरफ आ जाता है। जब वो व्यास नदी तक पहुंचता है ना, तब उसके सैनिकों को पता चलता है कि भारत तो बहुत बड़ा है और आगे चीन और रूस जैसे विशाल इलाके हैं। सैनिक सिकंदर पर दबाव डालते हैं और उसे वापस लौटना पड़ता है। सिकंदर तो चला जाता है, लेकिन अपने पीछे कई कमांडर छोड़ जाता है। उन्हीं में से एक कमांडर था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस भारत में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य उसे बुरी तरह हरा देते हैं। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस की बेटी हेलेना से शादी कर लेते हैं और अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा दहेज में ले लेते हैं। ये पहली बार था कि जब किसी भारतीय राजा ने विदेशी महिला से विवाह किया। बाद में मौर्य साम्राज्य कमजोर होता है और ग्रीक लोग भारत में घुसने लगते हैं, जिन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है। उस समय मौर्य वंश का राजा बृहद्रथ था और उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग राजा को समझाता है कि सीमाएं टूट रही हैं, इंडो ग्रीक मंदिर तोड़ रहे हैं, मूर्तियां तोड़ रहे हैं, लेकिन राजा युद्ध नहीं करना चाहता। तब पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ को सेना के सामने मार देता है और खुद राजा बन जाता है। वो अश्वमेध यज्ञ करता है, जिसके पुरोहित ऋषि पतंजलि होते हैं, और इंडो ग्रीकों को भारत से बाहर खदेड़कर एक बार फिर भारत की सीमाओं को सुरक्षित करता है। और यही है वो हमारे इतिहास की कहानियां। जब हर बार भारत कमजोर पड़ा ना, तो किसी न किसी ने खड़े होकर उसकी रक्षा करी। तो कैसा लगा आपको अपने भारत का ये गौरवशाली इतिहास? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।